यदि कोई व्यक्ति इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदेगा किसी रेजिडेंट व्यक्ति से, तो अब उसे टीडीएस कैसे काटना है, इसके लिए प्रोविज़न चेंज हो गई है। तो क्या चेंज किया गया है, किस डेट से चेंज किया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। यदि कोई व्यक्ति इंडिया में लैंड खरीदता है जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, या फिर बिल्डिंग खरीदता है उस व्यक्ति से जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, तो उस केस में उसे टीडीएस काटना होता था। यदि जो सेल कंसिडरेशन पे किया जा रहा है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है, या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है। लेकिन इस प्रोविज़न को बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कि वो टीडीएस नहीं पे कर रहे थे। यानी कि मान लीजिए 2 बायर है प्रॉपर्टी के और 1 सेलर है, या फिर 2 सेलर हैं और 1 ही बायर है, तो उस केस में यदि हर बायर वाइज या सेलर वाइज प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम बन रही थी तो टीडीएस नहीं काट रहे थे। तो इस प्रकार के मिस यूज़ को रोकने के लिए अब इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की जाएगी। अब इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट की जाएगी उसके अकॉर्डिंग यदि 1 से ज़्यादा बायर हैं प्रॉपर्टी के, या फिर 1 से ज़्यादा सेलर हैं प्रॉपर्टी के, तो उस केस में आपको एग्रीगेट वैल्यू देखनी होगी सेल कंसिडरेशन की। यदि वो 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 बायर हैं प्रॉपर्टी के और 1 सेलर है। तो यहाँ पे मान लीजिए 70 लाख रुपये का सेल कंसिडरेशन था। तो यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा 35 लाख पे किया जा रहा है, मिस्टर बी के द्वारा 35 लाख रुपये पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पे बायर का ये कहना था कि उसने जो वैल्यू पे की है वो 50 लाख से कम है हर बायर के द्वारा, इसलिए टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि यदि 1 से ज़्यादा ट्रांसफ़र है या फिर ट्रांसफरी है तो उस केस में जो कंसिडरेशन है उसे एग्रीगेट करके देखा जाएगा। यदि एग्रीगेट कंसिडरेशन 50 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे मिस्टर ए को भी टीडीएस काटना होगा प्रॉपर्टी की परचेज करने पे, और मिस्टर बी को भी टीडीएस काटना होगा, और ये टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। तो सेलर इसका टीडीएस क्रेडिट ले सकता है जो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। इसी प्रकार मान लीजिए 1 बायर और 2 सेलर हैं। यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा प्रॉपर्टी बाय की गई है एक्स से, जहाँ पे कि उसका 50% शेयर था, और मिस्टर ए के द्वारा प्रॉपर्टी बाय की गई है मिस्टर वाई से, उसका 50% शेयर था। तो यहाँ भी टीडीएस नहीं काटा जा रहा था 30 सितंबर 2024 तक, ये कहते हुए कि जो वैल्यू पे की जा रही है वो हर सेलर को 50 लाख से कम पे की जा रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि यदि 1 से ज़्यादा ट्रांसफ़र है या फिर ट्रांसफरी हैं तो उस केस में जो एग्रीगेट वैल्यू है वो देखी जाएगी। यदि एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो भले ही आप एक ट्रांसफ़र को पैसा पे कर रहे हैं या फिर 1 से ज़्यादा ट्रांसफ़र को पैसा पे कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांसफरी को यानी कि बायर को टीडीएस काटना होगा। तो यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर 1% टीडीएस काटना होगा। तो इस प्रकार आपको हर सेलर का यहाँ पे टीडीएस काटना होगा और गवर्नमेंट को जमा कराना होगा 1 अक्टूबर 2024 से, और सेलर इसका टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर पाएगा जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस काटने के बाद आपको इसे जमा कराना होता है गवर्नमेंट के पास। तो इसके लिए रूल है कि जब क्रेडिट हो जाएगी या पेमेंट हो जाएगी विच एवर इज़ अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग टीडीएस की पेमेंट की लायबिलिटी आपकी बनती है। तो चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि केस 1 में चेक इशू किया है आपने 1 अक्टूबर 24 को सेलर को, तो यहाँ पे क्रेडिट की एंट्री होगी 1 अक्टूबर 24। ये जो चेक है वो सेलर बैंक में लगाता है 1 नवंबर को, लेकिन यहाँ पे आपने 1 अक्टूबर को ही चेक इशू कर दिया था। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस हो गई। तो जिस महीने टीडीएस काटा गया है उसके ख़त्म होने के बाद 30 डेज़ के अंदर आपको जमा कराना है। तो अक्टूबर में टीडीएस कटा है तो 30 नवंबर तक आपको गवर्नमेंट के पास टीडीएस जमा कराना है। मान लीजिए आपने सिर्फ बुक्स में ही एंट्री की है अभी,
और ये 1 नवंबर को की है, तो यहाँ पे 1 नवंबर डेट ऑफ डिडक्शन TDS आ जाएगी और इसके 30 डेज़ के अंदर आपको TDS गवर्नमेंट को जमा कराना है, यानी कि 30 दिसंबर तक है। मान लीजिए आपने सिर्फ एडवांस पेमेंट ही की है या फिर इंस्टॉलमेंट ही पे की है, जैसे कि बिल्डर को लोग करते हैं, तो उस केस में मान लीजिए 31 दिसंबर को आपने पेमेंट की है, तो उस केस में 31 दिसंबर जो है डेट ऑफ डिडक्शन TDS आ जाएगी और इसके 30 डेज़ के अंदर मंथ के ख़त्म होने के बाद आपको TDS जमा कराना है। तो 30 जनवरी 25 तक आपको TDS गवर्नमेंट को जमा कराना है। इस प्रकार यदि आपके एक से ज़्यादा बायर हैं प्रॉपर्टी के या फिर एक से ज़्यादा सेलर हैं प्रॉपर्टी के, तो उस केस में 1 अक्टूबर 2024 से आपको सेक्शन 194 IA के अंतर्गत 1% TDS काटना होगा। यदि जो सेल कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी का वो 50 लाख है उससे ज़्यादा है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वाली प्रॉपर्टी की 50 लाख है उससे ज़्यादा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट में चेंज किया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज अ मोर देन 1 ट्रांसफर और ट्रांसफरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, then the consideration shall be the aggregate of the amount paid or payable by all the transferees to the transferor or all the transferor for transfer of such immovable property। यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जो अमाउंट मनी के रूप में सेलर को पे कर रहे हैं, बल्कि चार्जेस के रूप में भी यदि आप पे करेंगे तो उससे भी कंसिडरेशन का ही पार्ट माना जाता है। चलिए हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं जो कि इनकम टैक्स में दी गई है। Consideration for transfer of any immovable property shall include all charges of the nature of club membership fees or car parking fees, electricity or water facility fees, maintenance fees, advance fees or any other charge of similar nature which are incidental to the transfer of the immovable property। इस प्रकार इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए यदि आप कोई भी और फीस पे करेंगे, चाहे वो मेंटेनेंस चार्जेज हों या फिर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल हो, तो उसे भी ऐड किया जाएगा टोटल कंसिडरेशन में। यानी कि जो 50 लाख रुपए से ज़्यादा आप पे करेंगे तो उस केस में TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि आप सेलर का TDS काटते हैं तो इसे आपको जमा कराने के लिए फॉर्म 26 QB फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म 26 QB यानी कि TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया है। तो ये फॉर्म जो है वो बायर को फिल करना होता है सेलर का TDS जमा कराने के लिए। तो यहाँ पे प्रोसीड बटन पे प्रेस करके इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो जब आप ये TDS जमा करा देते हैं सेलर का, उसके बाद आपको TDS सर्टिफिकेट भी जारी करना होता है। तो फॉर्म नंबर 16B के अंतर्गत आप ये TDS सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके जारी करना होता है। तो इस प्रकार आपको इन कंप्लायंस का ध्यान में रखना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।